नमस्ते, मैं रिमझिम मोहंतो आज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब सुखद एवं कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज इस कोविड के सिचुएशन में हम सब बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी परिवर्तन आए हैं, खासकर बच्चों के ज़िंदगी में। उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन पढ़ाई में कई समस्याएं हैं, लेकिन सब बच्चों ने इस समस्या का डट के सामना किया है। अक्सर हम देखते हैं कि मैथ्स के नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए वो लोग कई तरीके का उपाय ढूंढते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी डर को बच्चों के अंदर से हटाने का प्रयास करेंगे और जो भी उन्हें कठिनाइयाँ आती है उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मिस्टर अजय कुमार मौजूद है, जो कि एक मैथ्स टीचर है। वो पहले प्राइवेट बैंक में हेड कैशियर थे, अब रिटायर्ड है। उन्हें पढ़ाने का पहले से ही शौक था। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा भी बहुत लोगों को प्रदान की है। आइए अब हम लोग सब एक दूसरे का परिचय कर लेते हैं। मिस्टर अजय झा, आप प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं अजय कुमार। मैथ पढ़ाने में मुझे बहुत खुशी होती है और बच्चों से हम मैथ पढ़ाने में फ्रेंडली हो जाते हैं और खुशी खुशी हम लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेदांत, आप प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेदांत राज है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची का छात्र हूँ। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आहना श्रेया है। मैं कक्षा 8 में दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम यति पाठक है। मैं कक्षा 8 DAV पब्लिक स्कूल बरियातू में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नव्यानंदा है। मैं कक्षा 8 लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। तो चलिए अब हम लोग मिस्टर अजय झा से, अजय कुमार से पूछते हैं कि उनका आज तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है बच्चों को पढ़ाने का। सर, आप बताएं। बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत खुशी होती है और बच्चों से हम फ्रेंडली रहते हैं। जो भी धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और खेल खेल में भी बहुत कुछ सीखते हैं और प्रॉब्लम को हम लोग बहुत इजीली सीखते हैं। उसमें डेली प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब हम लोग देखते हैं। और जैसे घड़ी देखना, रेलवे घड़ी टाइम टेबल देखना, कैलेंडर देखना, फिर सुडोकू खेलने में उसमें कैसे किया जाए, सुडोकू में रुचि बढ़ाना, इस तरह से हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहते हैं और साथ में पढ़ाई बोझ नहीं लगता है। खुशी खुशी उसमें एक खुशी का एहसास होता है जो आगे चलते रहता है। उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है और हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। धन्यवाद सर। मेरा आपसे एक सवाल है, मैथ्स में यूनिट्स का क्या अर्थ है? यूनिट्स दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं। वंस प्लेस में जो डिजिट है उसको भी हम लोग यूनिट बोलते हैं और ये स्टैंडर्ड मेज़रमेंट ऑफ यूनिट होता है। वो उसको भी जैसे किलोमीटर, लीटर, फिर डेज टाइम में जैसे सेकेंड, मिनट, आवर, ईयर, ये सब यूनिट में कहलाता है। तो यूनिट सम में रहेगा तो उसके आंसर में भी हम लोग यूनिट यूज़ करेंगे। और लेकिन रेशियो और परसेंटेज में हम लोग यूनिट मेंशन नहीं करते हैं ये रेशियो में। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो सेम यूनिट होना चाहिए। जैसे अगर मिनट और सेकंड में कंपेयर करते हैं तो मिनट को सेकंड में कर लेंगे, उसके बाद उसका जो रिड्यूस्ड वैल्यू होगा वही उसका कंपैरिजन होगा और वही उसका रेशियो होगा। इस तरह से हम लोग यूनिट्स को यूज़ करते हैं और आंसर में लिखते हैं। थैंक यू सर। वेदांत, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर, सक्सेसर और प्रेडिसेसर में क्या डिफरेंस? सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में तुम्हें पता करना है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। सक्सेसर और प्रेडिसेसर, जैसे हम लोग नंबर काउंट करते हैं, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, काउंटिंग नंबर सब सेम है, 1 2 3 4 5। तो ये जैसे 4 5 6 हुआ तो 4 के बाद 5 आया और 5 के बाद 6 आया।
तो 5 के बाद जो 6 आया उसको हम लोग सक्सेसर बोलते हैं, और 5 के पहले जो 4 आया था उसको हम लोग प्रेडिसेसर बोलते हैं। इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, +1 करके हम लोग इसका सक्सेसर निकालते हैं और -1 करके इसका प्रेडिसेसर निकालते हैं। 5 के साथ +1 किए तो 6 हुआ, वो हो गया 5 का सक्सेसर, और 5 के साथ 1 माइनस किए वो हो गया प्रेडिसेसर। तो 5 के साथ 1 माइनस किए तो 4 हुआ, तो 4 यहाँ प्रेडिसेसर हुआ। तो ये पॉजिटिव नंबर के साथ भी है और नेगेटिव नंबर के साथ भी ये सेम काम करके ही हम लोग उसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालते हैं। मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है सर? अच्छा, मल्टीपल्स जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकांड, मल्टीप्लायर, और फिर जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट को भी हम लोग मल्टीपल बोल सकते हैं। जैसे अच्छा, फिर टेबल में जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये 4 8 12 16, ये 4 का मल्टीपल हुआ। 4 का मल्टीपल्स इसी को हम लोग कहेंगे, मतलब टेबल हम लोग का मल्टीपल्स कह सकते हैं। जैसे 5 का 5, 10 15 20, ये 5 का मल्टीपल्स हुआ। और फैक्टर जो गिवन नंबर है उस नंबर को कोई डिजिट से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं और वो भी रिमाइंडर में 0 आता है तो कोसेंट जो हुआ वो उसका फैक्टर हुआ। जिससे डिवाइड किए वो भी एक फैक्टर है, और जिससे डिवाइड कर जो कोसेंट मिला वो भी उसका फैक्टर हुआ। जैसे 6 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1 से तो 1 6 जा 6, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, और 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6। तो 6 का इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कई फैक्टर हो गया, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, ये चारों फैक्टर 6 का हो गया। और फैक्टर जैसे फॉर्मूला में भी होता है a² - b², इसको इक्वल्स होता है a + b ब्रैकेट में और दूसरा ब्रैकेट में a - b। ये दोनों भी a² - b² का फैक्टर है। अगर हम लोग अलजेब्रा में जाते हैं फिर 2x² y इसका फैक्टर निकालते हैं तो इसका अलग अलग फैक्टर कई होगा। जैसे 2 हुआ, x² हुआ, y हुआ, फिर 2x² हुआ, 2y हुआ, x² y हुआ, और फिर 2x² y, सभी इसका फैक्टर है। इस तरह से हम लोग ख्याल रखेंगे कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और डिवाइड करते हैं या काटते हैं तो वो पूरा कट जाता है। धन्यवाद सर। यदि आप अपना सवाल पूछें। सर, प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस कैसे करें? प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस जो हम लोग बाज़ार से सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, पहले ख़रीद के लाएं वो कॉस्ट प्राइस हुआ, उसके बाद हम सेल किए दुकान में अपना, वो सेलिंग प्राइस हुआ। तो इसका जो रिलेशन है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस कम है, नॉर्मली जो होता है कॉस्ट प्राइस कम है, जैसे अगर 5 रुपया में कोई पेन हम खरीदे और उसको हम 7 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं तो ये 2 रुपये ज़्यादा लिए, ये प्रॉफिट हुआ। और अगर कोई भी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, 5 रुपीज़ में पेन खरीदे और उसको 4 रुपीज़ में बेचने पड़ा तो कम हो गया कॉस्ट प्राइस। तो 5 - 1 वो 4 जो हुआ वो सेलिंग प्राइस हो गया, और 5 - 4 किए तो वहाँ 1 रुपया कम हो गया, वो 1 रुपया लॉस में काउंट आएगा। तो प्रॉफिट और लॉस इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, और लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100% में आएगा। और कॉस्ट प्राइस में एक चीज़ और ख्याल रखना है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कूली चार्जेस, गोडाउन का रेंट, ये सब भी उसका जो हिस्सा है वो कॉस्ट प्राइस में उसमें ऐड करके टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। डेसिमल में डिवीजन का इजी वे क्या है? डेसिमल में डिवीज़न करना आसान है, पहले लगेगा कि शायद ये हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है। उसको हम लोग लाइक डेसिमल में कर लेते हैं। अगर डेसिमल के बाद राइट साइड में न्यूमरेटर का पोजीशन में 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हम लोग कर लेना है। फिर लाइक डेसिमल होगा और वो डेसिमल हटा देना है, और हटाने के बाद हम लोग को नीचे होल नंबर आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन, जैसे सिंपल डिवीज़न करते हैं वैसे ही डिवाइड करते जाना है। उसके बाद जो कोसेंट में आएगा, एक समय आएगा कि रिमाइंडर में कुछ डिजिट बचा हुआ है
तो उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए कोसेंट में डेसिमल देंगे, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद डिवीज़न को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ ख्याल रखना है कि हर स्टेप में डेसिमल एक बार कोसेंट में लग गया, उसके बाद हर स्टेप में एक 0 हमको फ्री मिलेगा और फिर सिंपल डिवीज़न होगा, वो उसका आंसर हो गया। सर, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मैंने एक ही डिजिट का 2 वैल्यू है, एक ही डिजिट। तो जिस नाम से हम लोग डिजिट को पुकारते हैं वही उसका फेस वैल्यू है। जैसे 2, 3, 4, इसको 2 का फेस वैल्यू 2 हुआ, 3 का फेस वैल्यू 3 हुआ, 4 का फेस वैल्यू 4 हुआ। लेकिन प्लेस वैल्यू में थोड़ा सा अलग है। प्लेस वैल्यू में क्या बात है ना, उसको हम लोग 234 पढ़ते हैं। तो अगर इधर नेशनल इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम 2 सिस्टम है उसको प्लेस चार्ट बनाने के लिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसा लिखते हैं। ये इंडियन सिस्टम हुआ। यार इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इस तरह से चार्ट करते हैं। 234 को अगर हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में बैठाते हैं तो 1, 10, 100 में जाता है। तो 4 हो गया 1s प्लेस यूनिट प्लेस में, और 3 हो गया 10s प्लेस में, और 2 हो गया 100 प्लेस में। तो 2 का वैल्यू है 2 × 100, 200 उसका वैल्यू हो गया। 3 का वैल्यू है 3 × 10, 30 हो गया। और 4 का वैल्यू 4 × 1, 4 हो गया। इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में उसको बैठा के लिख के आराम से उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू सर। सर, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं, ये कैसे पता लगाएं? तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए कुछ हेल्प बुक में दिया हुआ है। कैसे? जैसे पहले हम लोग 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हुआ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 हुआ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए 16 हुआ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए 25 हुआ। तो ये 4, 9, 16, 25 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इस बीच में जो नंबर नहीं बता रहे हैं, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 10, 11, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है। लेकिन इसके आगे भी जैसे बड़ा कोई नंबर है और उसका यूनिट प्लेस में, 1s प्लेस में अगर 2, 3, 7, 8 रहेगा तो ये हमको जान लेना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 1 डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। वह हम लोग बोल सकते हैं कि ये काम हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन वाला परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब बचा नंबर 1, 4, 5, 6, 9 और 0। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर के लिए डबल 0 चाहिए, 2 0, क्योंकि वो एक पेयर जब बाहर निकालेंगे तो 1 0 और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 आएगा ही। तो लास्ट में डबल 0 होना चाहिए। और 1, 4, 5, 6, 9 अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 25 होता है। 15 से करते हैं 15 15 या 225, 25 से करते हैं 25 25 या 625। तो हम लोग नोटिस करेंगे 5 के पहले ये 2 मस्ट है। 5 जब 1s प्लेस में रहेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, वहाँ सेकंड लास्ट यूनिट 2 होना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 के पहले अगर 2 सेकंड लास्ट यूनिट में 2 छोड़ के दूसरा कोई भी नंबर आएगा तो वो जानेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अब 6 के पहले सेकंड लास्ट यूनिट 3 होना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर कोई नंबर का 6 है तो 6 के पहले सेकंड लास्ट यूनिट में 3 ऑड नंबर होना चाहिए। और बाकी इधर जैसे 1 फिर 4, 2, 3, 7, 8 छोड़ के बाकी जो नंबर है 1, 4, 6, 9 इसके पहले हम लोग जो करेंगे तो हमको नोटिस करना है कि उसके सेकेंड लास्ट वाला यूनिट इवन होना चाहिए। जैसे 99 या 81, तो 9 के पहले 81 तो 1 लास्ट यूनिट है, सेकेंड लास्ट यूनिट 8 हो गया तो वो इवन नंबर होना चाहिए। और लास्ट में बताते हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसको जानने के लिए वो डिजिटल साम करने पड़ेगा। डिजिटल साम करते हैं तो वो या तो ऑड होगा या नहीं तो 4 के बराबर होगा।
तो वो डिजिटल सम करके भी हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। धन्यवाद सर। आहाना, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। नव्या, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर में, रैशनल नंबर को हम लोग एक तरफ लिखते हैं और इरेशनल नंबर को एक तरफ लिखे। सोचिए, तो लेफ्ट साइड में p/q फॉर्म में हम लोग रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो जैसे 7 नंबर को 7/1, तो यहाँ 7 हो गया p और बाई जो डिनोमिनेटर के जगह में 1 है वो हो गया q, तो वहाँ 0 नहीं आएगा। 0 छोड़ के कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस फॉर्म में हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तरफ p/q में हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को p/q फॉर्मेट में दिखा नहीं सकते हैं। इसका दूसरा डिफरेंस हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं तो p/q जो रैशनल नंबर है उसको हम लोग होल नंबर में आएगा, और नहीं तो अगर डेसिमल में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग अगर नहीं होता है, कंटिन्यू करता है, वो डेसिमल एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं, तो डेसिमल एक्सप्रेशन में उसमें क्या होगा, टर्मिनेटिंग अगर नहीं होता है तो वो रेकरिंग में आएगा। रेकरिंग माने जैसे 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल 3333 यही कंटिन्यू करेगा। तो ये 33 जो रिपीट कर रहा है बार बार कोसेंट में, इसी को हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में हम लोग वो टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, प्लस रेकरिंग भी नहीं होगा। ये डिफरेंस है। जैसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो पाई हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ। इरेशनल स्कूल लेवल में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, नहीं के बराबर, लेकिन बाकी रैशनल नंबर से ही हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद सर। यदि आप अपना सवाल पूछें। एंगल्स में डिफरेंस कैसे करें सर? ठीक, एंगल्स हम लोग डिग्री का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल्स जैसे अगर शुरू बोलते हैं 0 डिग्री माने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, तो 0 डिग्री से अगर मोर देन 0 है और लेस देन 90 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल हुआ। राइट एंगल किसको हुआ, एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री एग्जैक्ट होना चाहिए तो वो राइट एंगल हो गया। अच्छा, अब ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, वो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। और अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल का नाम आ रहा है। रिफ्लेक्स एंगल में मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये यहाँ ख्याल रखना है कि मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और अगर 360 डिग्री के मैक्सिमम जो है 360 डिग्री, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। 360 सर्कल टानते हैं तो पूरा राउंड पूरा घूम जाता है, और उसमें 360 डिग्री जो होता है वो कंप्लीट एंगल, होल एंगल, फुल एंगल, इस तरीके से नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। एंगल का और भी पार्ट है, जैसे अगर एडजेसेंट एंगल बोलते हैं तो एडजेसेंट एंगल कैसे हुआ। एडजेसेंट एंगल एक लाइन हुआ, एक कॉमन आर्म होगा, कॉमन आर्म के बोथ साइड माने ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऑपोजिट साइड हुआ, इसमें हमको एंगल मिलेगा। कॉमन वर्टेक्स हुआ, कॉमन आर्म हुआ, और बोथ साइड में एक एक एंगल फॉर्म करेगा, वो एडजेसेंट एंगल हुआ आपस में। अच्छा, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ 4 एंगल फॉर्म करता है। 4 एंगल फॉर्म करता है तो वहाँ 2 एंगल आपस में बराबर है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट जो बोल रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो ऑपोजिट में है वो आपस में बराबर होगा, तो यहाँ 2 पेयर हो जाता है वर्टिकली ऑपोजिट में। फिर इधर हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, 2 एंगल का टोटल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। 180 डिग्री किस सप्लीमेंट्री एंगल को 180 डिग्री बोलते हैं। 2 एंगल का टोटल अगर 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। एंगल्स और भी है, जैसे पैरेलल लाइन टानते हैं, उसमें एक ट्रांसवर्स लाइन जाता है तो उसमें 8 एंगल्स फॉर्म करता है। 8 एंगल्स में क्या क्या है ना, उसमें है करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अलाइड एंगल। बाहर का जो 4 एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है।
और अंदर में जो एंगल है, अंदर का 4 वो इंटीरियर एंगल है, और सेम साइड ट्रांसवर्स का वो अलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल नाम से हम लोग जानते हैं, और वो दोनों है सप्लीमेंट्री, माने वो दोनों का टोटल करेंगे तो 180 के बराबर होगा। धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि आज के शो से सारे बच्चों का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। हमारे दर्शकों को भी बहुत सहायता मिली होगी। आप सभी बच्चों का इस शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज इस शो से बहुत सारे गार्जियन एवं बच्चे बहुत कुछ सीख पाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।